हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर JEE और नीट के फाउंडेशन में मोशन का चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया फिजिक्स, उसके अंदर हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा सिलेबस हमने कवर किया था। उसके बाद जो कुछ चीजें रह गई थी और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियसली कम किए थे, सो उसको हमने इस फाउंडेशन के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है ना, अब जो बाकी का पोर्शन आएगा वो आपका ऐसे समझिए कि हम लगभग आगे 6 से 7 लेक्चर तक कंटिन्यू क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझे कि हम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NTSC, ओलंपियाड, JEE, नीट, किसी की भी, आपको जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ये समझाते हैं कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट थिंग, और दूसरा वो आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाते हैं। ठीक है ना, आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन को नया क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, इसकी आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। ठीक है ना, तो जितने ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन करें। अब जो इस चैप्टर का लास्ट जो मेन टॉपिक बाकी रहा है, हमने एक्सेलरेशन का पिछली बार किया था, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन किया था। ठीक है ना, उस पर कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे जिस तरह के आते हैं। दूसरी आज हम जो मेन बात करेंगे वो है ग्राफ्स। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली आप बोलेगी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम मेनली ग्राफ पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे आप NTSC ओलंपियाड का दे रहे हैं या JEE नीट का, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे, क्योंकि ग्राफ से आपको सामने वाला आदमी समझ जाता है कि आपको टॉपिक आता है कि नहीं आता। सीधी सी बात। ठीक है ना, फॉर्मूला रट के आंसर निकालना, V = U + AT करके निकालना हर कोई कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन अच्छी चीज आपको क्या आती है वो हम ग्राफ से समझेंगे। ठीक है ना, 1 by 1 अच्छे तरीके से समझते हैं कि ग्राफ्स क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो मोशंस की इक्वेशन, जो काइनेमेटिक की 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उनका डेरिवेशन हमने किया था, वो तीनों इक्वेशन आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हम करेंगे बाद में डेरिवेशन। पहले हम समझते हैं कि ग्राफ कितने तरह के हैं, किस तरह से ग्राफ का काज होता है। ठीक है ना, तो मेनली जो आप देखने को मिलेंगे हमारे लिए जो ग्राफ है, वो अभी के लिए हमको इतने पढ़ रहे हैं जो ग्राफ। सबसे पहला है XT ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना, फर्स्ट ग्राफ जो आपको पढ़ना है, इसके भी बहुत सारे वैरायटी है। ठीक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, XT ग्राफ लिखते हैं। अब जब मैंने लिखा है पोजीशन, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे पोजीशन के साथ में हम उन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अलग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं कर रहे। पोजीशन का मतलब है या तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी बात है। दूसरा जो हम ग्राफ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं VT ग्राफ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक बात। तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। चलिए, ये 3 तरह के ग्राफ हमको स्टडी करने हैं। ठीक है ना, इन 3 तरह के ग्राफ्स के अंदर भी वैरायटी है। वैरायटी कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे XT ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है ना, तो हम पोजीशन वर्सेस T की बात करेंगे तो किस तरह करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट एकदम इक्वल स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो उसके लिए हम पोजीशन टाइम कैसा बनाएंगे। अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो उसके लिए हम पोजीशन टाइम कैसा ग्राफ बनाएंगे। इस तरह समझ आ रहा है। उसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम के साथ भी करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, उस तरह से एक्सेलरेशन टाइम और इस तरह की हम डिफरेंट तरह की बातें करेंगे। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद मैं आपको इन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। पहली जो चीज लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बोले तो आपको कुछ चीजें जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। ठीक है ना, चलिए, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। सबसे पहला अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, फर्स्ट वाली बात। ठीक है, सो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह बनता है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका सिखाता हूँ। देखिए, हम पोजीशन टाइम की बात कर रहे हैं। पोजीशन के अंदर मैंने आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है ना, और T की बात करें, T हमेशा पॉजिटिव होता है। दुनिया के अंदर हम बात करें कि कितना होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज, आप कभी भी T को इस साइड एक्सटेंड नहीं करें।
बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव का हम नाम भी नहीं ले रहे ना, हम नेगेटिव का ये ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट के लिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसके लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एक्स टी ग्राफ बेसिक ड्रॉ होता है, आपको यूजुअली ऐसे देखने को मिलेगा एक्स और टी, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया कि इस तरह से बनता है। पी को कभी नेगेटिव में मत डालना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है दुनिया के अंदर, ठीक है। चलिए अब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो किसके रेस्पेक्ट में, कौन से रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में। फॉर एग्जांपल भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मेरे से 20 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब मेरे से आपने रेफरेंस माना है कि वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हालांकि वो ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो मेरे से कितना डिस्टेंस पे, 20 की डिस्टेंस पे, ठीक है ना, 20 मीटर की डिस्टेंस पे। समझ आ रही बात आपको। तो मेरे को आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, सो हम यहाँ पे ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माने, और अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक डिस्टेंस में हम रखते हैं, कभी आप 0 पे नहीं रखते, मैक्सिमम केसेस के अंदर हम ऐसे नहीं कि 0 पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसे ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा तो 0 पे रहेगा, सही बात, ऐसे नहीं। हम मानते हैं कि किसी एक डिस्टेंस पर, किसी एक डिस्प्लेसमेंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी एक पोजीशन पर, और वो रेफरेंस पॉइंट हमने किसी अलग अलग डिफरेंट तरीके से माना है। जैसे मेरे तरीके से आप मान लें, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, तो रेफरेंस पॉइंट तो वेरी करता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, आप मानिए कि ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस से, जो रेफरेंस पॉइंट आपने माना है उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब स्टार्टिंग की 1 मिनट पर, 1 सेकंड पर भी उसका टाइम, अच्छा यहाँ पे टी जो है ना वो सेकंड के अंदर है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। और डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट दोनों किसमें होते हैं, मीटर में होते हैं। तो हम सेकंड और टी की बात करें एमपीएस के अंदर। अब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर, यहाँ पे 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसी जगह पे रहेगा, दूसरी सेकंड में भी रेस्ट में है, अगली वाली सेकंड में, और इस तरह से टी बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही है ना। तो फर्स्ट सेकंड पे भी वो इस जगह पे, ये सेकंड सेकंड पर भी, और लास्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट टी के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बात कहने की ये, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है। बोलो समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना। ये चीज क्यों लिखी मैंने आपको समझा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इसके ऊपर आपने लाइन, इस तरह से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लाइन ले ली, वो भी सही है, लेकिन हम कोई भी रेफरेंस मानते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए आप फटाफट से ग्राफ। चलिए आगे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इज दूसरा वाला। अब दूसरा केस में क्या ले रहा हूं, एक्सटी ग्राफ के अंदर एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सेकंड केस ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक बात। चलिए देखते हैं, ये इसका t है, ये x, ये x माइनस, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई साहब स्पीड क्या चीज है। स्पीड को आप कहते हैं डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो आपने बोला कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस उसने इक्वल टी के अंदर कवर की भाई साहब, मतलब इक्वल, आप बोलेंगे 1 सेकंड के अंदर भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सपोज की 6 मीटर की, अगले 1 सेकंड के अंदर 6 मीटर की, अगले 1 सेकंड के अंदर 6 मीटर की, समझे कि नहीं। मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट, मतलब क्या है कि उसने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर की, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो आप मानिए जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, इस तरह से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर मान लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। सो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर करने का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकंड के अंदर सपोज इसने ऑब्जेक्ट ने 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन से, अब 0 से स्टार्ट हुआ और 1 सेकंड के अंदर उसने कितना टाइम कवर किया, 1 मीटर डिस्टेंस उसने 1 मिनट के अंदर कवर की, 1 सेकंड के अंदर, फिर अगली 1 मीटर की डिस्टेंस भी उसने 1 सेकंड के अंदर कवर की, समझ रहे। अगली 1 मीटर की डिस्टेंस भी उसने 1 सेकंड में कवर की, और इस तरह से उसका ग्राफ जो है वो लीनियर आएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये एक एक्सटी ग्राफ है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ है किसका, जब एक ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता है, ठीक है ना। आप देखिए ये ग्राफ आपको हमेशा मिलेगा जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अच्छा और एक चीज हो सकती है, जैसे कि आप बोले ना कि सपोज ऑब्जेक्ट के पास में कोई इनिशियल स्पीड थी, ये तो मैंने माना कि भाई ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना।
अब सपोज कि ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कुछ स्पीड थी, जैसे हम कहते हैं भाई ये तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, आप बोले ऐसे कि एक गाड़ी को रेस्ट से स्टार्ट किया गया और वो 15 किलोमीटर पर है, जो भी है एक कांस्टेंट स्पीड से वो जा रही है, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आपने बोला कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है समथिंग कुछ, और आपको बोले कि अब वो उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, ठीक है ना, उसका ग्राफ अलग बनेगा, वो स्पीड के अंदर बात करेंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है आपको? तो इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम में कवर करता उसको कहते हैं और एक कांस्टेंट स्पीड, और इसका ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ कर, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगला है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, आप लिख सकते हैं वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड की बात करें तो किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे भाई अरे वेरिएबल स्पीड का मतलब कि हमको नहीं पता स्पीड कितनी है, भाई स्पीड बढ़ रही है घट रही है कैसे भी हो रही है, ठीक है ना, तो हमको नहीं पता स्पीड किस तरह से, तो एक्स ग्राफ सिंपली कैसे आएगा, किसी भी तरह का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको नहीं पता कैसा ग्राफ बनेगा, आप किसी भी तरह का शेप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई वो 1 सेकंड के अंदर कितना चल रहा है, अगले 1 सेकंड के अंदर फिर से उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, मिनिमम, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वेरिएबल स्पीड क्या है, ठीक है ना। तो उसका एक्स ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं मैंने ये सांप बनाया तो आप ऐसा बनाया जरूरी नहीं, ठीक है ना, कोई भी तरह का शेप, मतलब स्पीड अगर वेरिएबल है तो हमको नहीं पता कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वेरिएबल का मतलब वही तो है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सो ये जो मेन ग्राफ थे हमने बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की। वीटी के लिए भी हम सेम 3 केस लेंगे, ठीक है ना, वही सेम 3 केस। दूसरा ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ। अब वेलोसिटी टी ग्राफ की बात करें अगर, तो उसके अंदर मैं अब देखो, अब मैं तीनों स्पेस एक साथ ले लेता हूं, ठीक है ना, ताकि हम अलग अलग ड्रॉ नहीं करें और आपको समझने भी अच्छी तरीके से आए। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, मैं सीधा लिख रहा हूं रेस्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। दूसरा है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बेटा, और तीसरा है वेरिएबल स्पीड, चलिए ठीक है। अब देखिए अब जो पिछली बार हमने जो एक्सटी ग्राफ के अंदर बात की, वहां पे एक और चीज रह गई, मैं आपको बता दूंगा। जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड की बात करेंगे कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, उसकी बात हमने पिछली बार नहीं की, वो मैं आपको समझा देता हूं पहले, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसकी एक बार के लिए इसको हटा दें कि जैसे हमने जो तीसरा वाला केस लिया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर दो मेन चीजें, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। अब इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कैसे देखिए कि इसका एक्सटी ग्राफ है। अब सपोज कि एक पार्टिकल की स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो इंक्रीज के लिए इसका एक्सटी ग्राफ आप मानेंगे इस तरह से बनता है, स्लोप इस तरह से, ठीक है ना। इसके अंदर हम किस तरह से कहते हैं, हम स्लोप की बात आगे करेंगे। स्लोप समझते हैं, स्लोप का मतलब होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर कि सर्कल होता है ना, इसके ईच पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक स्लोप मिलता है हमको। इस स्लोप को किस तरह ड्रॉ करते हैं, देखिए जैसे मैं इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे आप इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे मेरे को अगर स्लोप ड्रॉ करना है तो आप इस पॉइंट के ऊपर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सपोज मुझे इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करना है तो फिर से आप इस पॉइंट पे भी इस तरह से स्लोप ड्रॉ कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको एंगल जो है, ये फर्स्ट वाला एंगल था, ये सेकंड वाला एंगल, ये थर्ड वाला एंगल आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ती है। स्लोप क्यों बढ़ता है, क्योंकि x/t जो होता है वेलोसिटी होता है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां आप समझेंगे स्लोप इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीजिंग एक्सटी ग्राफ है कि अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की बढ़ रही है, ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा जो तीसरा वाला केस में लिखा उसके अंदर थर्ड के अंदर ए पार्ट है, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, लिख लीजिएगा सीधा, स्पीड जो है वो इंक्रीज, जब स्पीड इंक्रीज होगी उस केस के अंदर ऐसा डायग्राम बनेगा। और दूसरा वाला थर्ड का भी आप लिख लेना, जब स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज या स्पीड जो भी बोलते हैं आप, वेलोसिटी स्पीड का भी आप इतना नहीं सीरियसली ले ग्राफ के केस के अंदर। क्यों, क्योंकि जब नेगेटिव की बात करेंगे या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से काम करेंगे उस पर मैं आपको सेपरेट लेके समझा दूंगा, अभी ये बेसिक बात कर रहे हैं। चलो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब स्लोप डिक्रीज होगा, मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब आप देखिए इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम स्लोप आता है, फिर स्लोप जो है वो डिक्रीज होता है, एंगल आप हर पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे ना,
हर पॉइंट के ऊपर आप देखिए एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होना। और डिक्रीज होने के केस के अंदर इस तरह से एक्सटी ग्राफ बनता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर वापस हम उस पर चलते हैं वीटी ग्राफ पे। तो ये वीटी ग्राफ के नहीं है, ठीक है ना, ये एक्सटी के मैंने लिखवाया दोनों, दो केस जब वेरिएबल स्पीड है तो दो केस बनेंगे ना, दोनों की ये बात है। चलिए अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ के अंदर फर्स्ट वाला है रेस्ट, सेकंड वाला है कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीजिंग स्पीड, या ये भी वेरिएबल स्पीड का केस है, ठीक है ना। और फोर्थ वाला है डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, ये बात आप ध्यान रखें। मतलब एक पार्टिकल अगर रेस्ट के अंदर है तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अगर एक इंक्रीजिंग स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, उस केस के अंदर उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा। और जिसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले रेस्ट की बात करें। अब आप सोचिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो उसकी अभी वेलोसिटी क्या, 0। 2 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी क्या, 0। उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या, 0। समझ रहे बात को। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। बहुत ही आसान चीज, ठीक है। तो वीटी ग्राफ को हम नॉर्मली इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया कि आप ये एक्सटेंड करके जो ग्राफ बनाते हैं वो हम वेलोसिटी के केस में बनाते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर। बाकी आप सोचिए कि स्पीड तो पॉजिटिव होती है। अब सपोज कि आपने बोला कि स्पीड 0 है, रेस्ट पे पार्टिकल है, रेस्ट पे मतलब कि भाई 0 सेकंड पे वो कितना चला, 0। 1 सेकंड पे कितना चला, 0। 2 सेकंड में कितना चला, 0। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसी के ऊपर लाइन, ठीक है ना। ध्यान से बेटा, किसी अदर पेन से आप बना लीजिएगा, इसी के ऊपर लाइन, ठीक है ना। बात समझ गए। जब ऑब्जेक्ट पार्टिकल रेस्ट पे, मतलब उसने कोई मोशन ही नहीं किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वेलोसिटी कहां से आएगी भाई, समझे बात को, सही। दूसरा, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अब देखिए किस तरह से कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब क्या है। पिछली बार हमने बात की कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इक्वल डिस्टेंस के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए, अब यहां पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब, भाई आपने बोला कि आपकी स्पीड है 4, एक पार्टिकल की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो मतलब 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अगले दूसरे सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब होता है ना कि ईच टाइम की पे उसकी स्पीड कितनी रहेगी, वही रहेगी, ठीक है ना। तो ये वीटी ग्राफ है। तो कांस्टेंट के लिए मान लेते हैं कोई भी एक पार्ट, ठीक है ना। आप वेलोसिटी को भी मान लिया, अगर इस तरह से कुछ वैल्यू दे तो भी चलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ 15, 10 जो भी लिखना चाहे, मैं वेलोसिटी भी मानता हूं इन जनरल के अंदर कि भाई अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो आप सोचिए कांस्टेंट तो यही होता है ना, कोई चीज कांस्टेंट है, मतलब ये सपोज ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है भाई, 1 सेकंड के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड है, और आगे जितना टाइम बढ़ रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड रहा है। टी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेलोसिटी उतनी की उतनी है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक बात। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड की बात करें। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, अब मैंने बोला इंक्रीजिंग भी वो आप सेम रेट से बोले कि सर एकदम इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का ऐसा मतलब नहीं है कि रैंडमली इंक्रीज हो रही है, हम बोलेंगे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जरूर नोट करें, इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट लिख लेना। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी। स्पीड इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से मतलब कि भाई हर सेकंड के अंदर, हर टी के अंदर वो उतना इंक्रीज हो रहा है जितना पिछली बार इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। रैंडम के लिए ग्राफ अलग बनेगा। हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग स्पीड, आप लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट रेट, विथ कांस्टेंट रेट, थोड़ा बड़ा बना के लिखिएगा। इंक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि एक टाइम के साथ में उसकी स्पीड उतनी बढ़ रही है, अगले सेकंड में उतनी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई, सिंपल सी आप 1 सेकंड के अंदर सपोज 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। दूसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी बची, 1 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ग्राफ यहाँ पे है।
अगले 1 सेकंड पे अंदर उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 1 मीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड का बदलाव। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है विद द कांस्टेंट रेट तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कंपटीशन के अंदर आप फिर वहां काम नहीं आएंगे अगर आपको चीज समझ नहीं आती तो। चीजों को आराम से समझे आप, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कांस्टेंट आपको सीधा लिखा है कि इंक्रीजिंग स्पीड है और कांस्टेंट रेट नहीं लिखा है तो उसका ग्राफ किसी भी तरह का बन सकता है बेटा। सपोज 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, अगर दूसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हुई है तो किसी अदर रेट से हुई है, 6 मीटर पर सेकंड से हो गई, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम के अंदर उसने इक्वल स्पीड उसकी अगर कवर नहीं हो रही है उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ठीक बात। उसी तरह से यहां भी लिख लीजिएगा, डिक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा लेकिन ओरली बोल रहा हूं, इन डिक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट रेट, बहुत जरूरी चीज है। अब कांस्टेंट रेट का मतलब क्या भाई साहब, कि सपोज एक पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है लेकिन इक्वल टाइम के अंदर इक्वल स्पीड कम हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे आपने बोला 1 सेकंड के अंदर, भाई 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर कम हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, अगले 1 सेकंड का तो 1 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे भाई उसकी मैक्सिमम स्पीड तो कुछ होगी भाई। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है इट मींस कि उसकी स्टार्टिंग टाइम पे तो उसके पास मैक्सिमम स्पीड थी कि नहीं, सही बात है ना। मैक्सिमम स्पीड से तो कोई चीज डिक्रीज होगी, ठीक है। सपोज आपने माना कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, जो माने आप, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो 1 सेकंड के अंदर उसने कंटिन्यूअसली कुछ डिक्रीज हुआ उसके अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर उसके अंदर सेम रेट से डिक्रीज हुआ, बात समझ रहे, ठीक है ना। तो ये चीजें जरूर नोट करेंगे जो मैंने आपको लिखवाई है। जब वेरिएबल आप ऐसे बोले कि स्पीड डिक्रीज हो रही है पता नहीं कौन सी रेट से, तो उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा बेटा, कोई भी रैंडम ग्राफ बन जाएगा जैसे आपको ड्राइंग आती है, ठीक है ना। समझ गए बात को, नोट कीजिए। अभी सिर्फ ग्राफ नोट करें, फिर मैं आपको नोट लिखाऊंगा ना, नोट के अंदर मैं आपको अच्छी बातें लिखाऊंगा कि वहां हम बात करेंगे किस तरह से अदर चीजें भी होती है। चलिए चलिए लास्ट वाला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टी ग्राफ के अंदर देखो कुछ चीजें अजम्पशन है जो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। वो चीजें आपको 11th में जाकर ही समझ में आएगी जब आप मैकेनिक्स को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें जो मैंने स्किप की है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये कोई चीज होती है, ठीक है ना। आपने चीजें पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा स्पीड, मैं आपको कहता हूँ एक आपने पढ़ा वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और तीसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी के 3 रूप है भाई। जो वेलोसिटी आपने बोला नॉर्मल, वो एवरेज वेलोसिटी ही होती है, ठीक है ना, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होती है। भाई मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आपने कोई गाड़ी लेके रवाना हुए घर से, भाई ए से बी पॉइंट पे आप गए, ठीक है ना। ए से बी पॉइंट पे कुछ स्लॉट थे, आपने एक जगह पे स्टॉप किया, दूसरी जगह पे स्टॉप किया, आपकी हर स्लॉट के अंदर डिफरेंट स्पीड थी, ठीक है ना। आपकी हर स्लॉट के अंदर डिफरेंट स्पीड थी। फिर उसके बाद आपको किसी ने पूछा, भाई फ्रेंड ने आपके, भाई ए से बी तक आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसको निकालने के अपने सारे तरीके देख लिए, देखे ना भाई। ये टाइम t1 लगा है, t2 लगा है, t3 लगा है, इसकी स्पीड स्टार्टिंग की v1 v2 v3 कैसे करते हैं हम, डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय t को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकाल आता है ना, तो वो तो एवरेज स्पीड है कि भाई आप ये बोलते हो कि मेरी एवरेज स्पीड मतलब कि अराउंड ये मेरी एवरेज स्पीड थी। लेकिन मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपने बोला सपोज कि 50 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, आपकी एवरेज स्पीड थी थ्रू आउट ए टू बी, मतलब ए से बी तक आपकी 3 वोल्ट जो आपने किए, इसको मिला कि आपकी एवरेज स्पीड ये आ रही है। तो मैं अब आपसे ये पूछूं कि कोई बच्चा खड़ा होकर कहता है सर ये सी और डी पॉइंट है, सपोज आप मान लीजिए, तो क्या सी पॉइंट के ऊपर भी आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं थी। क्या डी पॉइंट के ऊपर भी आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं थी। मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में ई पॉइंट, क्या इस जगह पे आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं थी। आपने ये जो 50 किलोमीटर पर आवर निकाला वो इस पूरे का एवरेज निकाला है कि आपकी जो स्पीड थी ना अलग अलग ड्यूरेशन के अंदर, उससे आपने एवरेज निकाला है, सही बात ना। अब जब मैं आपको बोलूं कि आप एग्जैक्ट, सपोज कि ये तो सी पे स्टॉप है, सॉरी, सपोज मैं बोलूं ई पे आप स्पीड निकाली, तो एग्जैक्ट ई पॉइंट पे जब आप स्पीड निकालते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि किसी एक इंस्टेंट पे हम जो स्पीड निकालते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये चीज आपको समझा रहा हूं ग्राफ के लिए, अभी आएगी तो आपको काम आएगा, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पर, भाई साहब यहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, यहाँ पे इसकी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड पूरे इंटरवल के लिए कितनी आ रही है? 50 किलोमीटर पर आवर,
समझे कि नहीं? और एवरेज स्पीड जितना रिड्यूस होती है वो इंस्टेंटेनियस के उतने पास में आती है। ये आप अच्छे से जाके मैकेनिक्स में समझेंगे, ठीक है ना, 11th में जाके। अभी यहाँ पे इतना टाइम इसका खराब नहीं करें क्योंकि आपके काम का ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा जो हमारा ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नोट कीजिए फटाफट एडिंग। चलिए एटी ग्राफ से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एटी ग्राफ हम कल पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ, आपके लिए होमवर्क रहेगी जो आपको समझ के आनी है। कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, एक मैं आपको होमवर्क पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको एक्सटी और वीटी ग्राफ दे रखा हो, सपोज आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है और आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सिर्फ ओरली आप समझ के आइएगा, अपने दिमाग में रखिए चीजें कि आपको वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। और अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।